मेरी जिंदगी में कुछ ऐसे अजीब दिन आए जिससे मुझे ऐसा लगने लगा कि ये दुनिया बहुत अजीब है और यहाँ कभी भी कुछ भी हो सकता है। मेरे लिए एक रिश्ता आया। वो लोग अच्छे थे, मेरे माँ बाप भी इस रिश्ते के लिए खुश थे, लेकिन वो लोग मुझे रिजेक्ट करके चले गए क्योंकि मेरा रंग काला था। और लोगों का अपना बेटा जैसा भी हो, बहू तो उनको हीरे जैसी ही चाहिए जो गोरी चिट्टी हो। और अगर वाकई ये बात थी तो मेरे साथ यही होने वाला था। पर मेरी माँ ने कहा कि सब कुछ ठीक हो जाएगा और बार बार फिर मेरी माँ घर रिश्ते बुलाने लगी। मुझे 25 लोग रिजेक्ट करके चले गए थे और मेरी माँ को एहसास तक नहीं हुआ कि मेरे लिए ये सब कितना मुश्किल था और मेरे ऊपर कितना बड़ा बुरा असर पड़ेगा। मैं एक दिन घर से निकल गई और दूर कहीं और जाकर बैठ गई। यहाँ कुछ खेत थे और यहाँ काफी खामोशी भी थी। मैं यही सोच रही थी कि क्या सारी जिंदगी मेरे साथ यही होता रहेगा। मेरा घर जाने का दिल ही नहीं कर रहा था क्योंकि आज भी मेरी माँ ने किसी को मुझे देखने के लिए बुलाया हुआ था। यहाँ दूर एक भिखारी खड़ा था जो लोगों से पैसे मांग रहा था, लेकिन वह देखने में भिखारी बिल्कुल भी नहीं लग रहा था। मैं उसे देखकर ये सोचने लगी कि ये लोगों से पैसे मांग रहा है और मेरी माँ लोगों के आगे हाथ जोड़कर मेरा रिश्ता मांग रही है। मुझे पता था कि अगर मैं वक्त पर नहीं गई तो मेरी माँ की बेइज्जती भी हो जाएगी और फिर वो मुझे बहुत ज्यादा बातें भी सुनाएगी, लेकिन मेरे पास और कोई चारा नहीं था। मैं घर नहीं जाना चाहती थी, वहां पर जो होना था मुझे पता था। फिर अचानक से ही मेरा सर चकराने लगा और मैं बेहोश हो गई। थोड़ी देर के बाद मेरी आंखें खुली तो मैंने देखा कि वही भिखारी मेरी आंखों के सामने बैठा था और मुझे उसने एक छपड़े के नीचे लेटाया हुआ था। क्योंकि मैं धूप और गर्मी की वजह से ही बेहोश हुई थी, मैं घबरा कर बैठी, वो भी पीछे हट गया और थोड़ा घबराया हुआ नजर आने लगा। मैंने कहा, कौन हो तुम और मेरे करीब क्या कर रहे हो? दूर हटो मुझसे। उसने कहा, माफ करना, मैं तो तुम्हारी मदद कर रहा था। मुझे याद आया कि शायद मैं बेहोश हो गई थी। मैंने खुद को संभाला और उसकी तरफ एक नजर देखा। देखने में और बातें करने में अच्छे भले इंसान लगते हो, फिर गली गली भीख क्यों मांगते हो? इस बात पर वो हंसने लगा। उसने कहा कि एक पुलिस वाला पुलिस में ही क्यों जाता है और वेश्या बाजार में ही क्यों बैठती है और एक भिखारी भिखारी ही क्यों बन जाता है? इन सारी बातों के जवाब इतने आसान नहीं है। मैं उसकी बातें सुन रही थी। मैंने उससे उसका नाम पूछा। उसका नाम आकाश था। नाम भी कितना खूबसूरत था। मेरा दिल ही नहीं कर रहा था कि मैं उसको छोड़कर जाऊं, लेकिन मुझे जाना था। मैं वहां से उठी और जाने लगी। उसने भी मुझसे मेरा नाम पूछा, लेकिन मैंने फिर से उसका धन्यवाद किया और वहां से चली गई। लेकिन मैं अभी भी उसी के बारे में सोच रही थी। मेरी माँ ने मुझे खूब डांटा और कहा कि तूने मेरी बेइज्जती करा दी। मैंने कहा कि अगर मैं आ भी जाती तो उन्होंने कौन सा मुझे पसंद कर लेना था। माँ ने कहा कि नहीं, शायद वो तुझे पसंद कर लेते। उनके अपने बेटे का रंग भी बहुत ज्यादा काला था। मेरी माँ की जबान से ये बात निकली तो मैं हैरान रह गई। मैंने हैरान होकर उनको देखा तो उन्होंने भी नजरें झुका ली और कहा कि बेटा, मेरा ये मतलब नहीं था। फिर मैं बिना कुछ बोले वहां से चली गई और मैंने रात का खाना भी नहीं खाया। मैं उदास बैठी रही। वो कहते हैं ना कि जब कोई आपकी जान बचाता है तो आपकी जान उसी की हो जाती है। मैं आकाश के बारे में सोच रही थी। उसने मेरी जान बचाई थी, इसलिए अब मेरी जान भी उसी की हो गई थी। क्योंकि मैं उसके बारे में सोच रही थी, बस वो मेरे दिल में समा गया था और अब मेरी यादों में भी सिर्फ वही था। मैं दिल के हाथों मजबूर हो गई और अगले ही दिन फिर से उसी जगह पर चली गई। लेकिन आज वो मुझे कहीं भी नजर नहीं आ रहा था, लेकिन मेरी आंख उसी को तलाश कर रही थी। जब घर गई तो माँ ने फिर से डांटा कि तुम कहाँ चली जाती हो? मैंने कहा कि अपनी किसी सहेली से मिलने के लिए चली गई थी। लेकिन मेरी माँ को पता था कि मेरी कोई दोस्त नहीं है। मुझसे कोई लड़की दोस्ती ही नहीं करती थी। मेरे नैन नक्श बहुत प्यारे थे, कद काठ भी सही था, लेकिन इस काले रंग ने मेरा सब कुछ बिगाड़ दिया था और मुझे बर्बाद करके रख दिया था। जैसे कहते हैं ना कि एक गोरा रंग न जाने कितने ऐब छुपा लेता है, इसी तरह काला रंग आपकी सारी खूबियों को भी छुपा लेता है। मैं वहां से वापस आ गई और फिर भी आकाश के बारे में ही सोचती रही कि वो शायद इसी गांव में रहता होगा और वो यहीं पर भीख मांगा करता होगा। मैंने उसे कभी इससे पहले नहीं देखा था, या फिर शायद मैंने ध्यान नहीं किया होगा। अगले दिन मैंने फिर से वहां जाने का इरादा कर लिया और सोचा कि जैसे ही आकाश मुझे मिलेगा मैं उससे बात जरूर करूंगी। इसी तरह वो मुझे अगले दिन मिल गया और हमने फिर एक दूसरे से बात की। मैंने कहा कि मैंने ठीक से तुम्हें धन्यवाद भी नहीं कहा था। उसने कहा कि नहीं, तुमने ठीक से धन्यवाद बोला था। मैंने कहा कि अगर तुम्हें किसी चीज की जरूरत है तो मैं तुम्हें लाकर दे सकती हूँ। उसने कहा कि नहीं,
पुरानी चीजें मुझे गांव वाले दे देते हैं। मैंने कहा कि तुम ये काम क्यों करते हो, तुम तो अच्छे भले समझदार इंसान लगते हो। उसने कहा कि अगर मैं समझदार होता तो ये सब नहीं करता। अकेला हूँ, अनपढ़ हूँ, कोई काम नहीं आता है। मेरा अपना घर है लेकिन इतना अच्छा नहीं है कि किसी को अपने साथ वहां ले जा सकूं। बस गलियों में फिरता रहता हूँ, कोई भीख दे देता है तो ले लेता हूँ। बस ऐसे ही करते करते अब मुझे आदत पड़ गई है। तुम्हें मेरे बारे में इतनी फिक्र क्यों हो रही है? मैंने कहा कि तुमने मेरा साथ दिया, मेरी जान बचाई, इसलिए बस तुमसे पूछ रही थी। अगर तुम्हें बुरा लगता है तो मैं यहाँ नहीं आया करूंगी। उसने कहा कि नहीं, तुम जब चाहो यहाँ पर आ सकती हो, मैं यहीं पर ही तो बैठा रहता हूँ। मैंने कहा कि ठीक है। इसी तरह हमारी दोस्ती हो गई और फिर वो दोस्ती मोहब्बत में बदल गई। जब मैंने ये बात उसको बताई तो उसने मना कर दिया। मैं हैरान रह गई कि तुम भी मुझे मना कर रहे हो, मुझे तो सारे लोग ही मना करके चले जाते हैं। उसने कहा कि मैं तुम्हें मना नहीं कर रहा हूँ, मैं तो तुम्हारे काबिल नहीं हूँ। मैंने कहा लेकिन मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। वो खामोश हो गया और उसने भी अपनी मोहब्बत का इजहार कर दिया। उसने कहा कि क्या तुम्हारे माँ बाप मान जाएंगे? मैंने कहा कि नहीं, मेरे माँ बाप तो कभी नहीं मानेंगे। उसने कहा तो फिर हम क्या करेंगे? मैंने कहा कि मुझे घर से भागना होगा। मैंने अपने घर से भागने का प्लान बना लिया और घर में पड़े अपने कुछ जेवरात और कुछ कैश वगैरह भी उठा लिया और फिर मैं इस गांव से भाग गई। पता नहीं ये सब मैंने कैसे कर लिया, ये फैसला ठीक था या नहीं, लेकिन मेरे पास और कोई रास्ता नहीं था। मेरी माँ ने मेरा तमाशा बनाकर रखा था। सारे गांव को पता था कि इस गांव के सब लड़के मुझे देख चुके थे और उन सब ने मुझे रिजेक्ट कर दिया था। मुझे तो एक ऐसा इंसान भी मना करके चला गया था जिसकी अपनी शक्ल ऐसी थी कि अगर अंधेरे में खड़ा हो जाए तो नजर ही ना आए। अब तो तलाकशुदा रिश्ते भी मुझे मना कर रहे थे, इसलिए शायद मैं दिमागी दबाव में आ गई और जो मुझे ठीक लगा मैंने कर दिया। लेकिन मेरा फैसला गलत नहीं था। वो मुझे अपने गांव लेकर आया, यहाँ पर उसका घर था, लेकिन ये घर जैसा नहीं था। हमने शादी कर ली। उसने कहा कि मैं कुछ भी करूंगा लेकिन पहले से ज्यादा पैसे कमाने की कोशिश करूंगा, तुम घर संभालो। मैंने उसे कहा कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं, मेरे लिए यही काफी है और अगर मोहब्बत हो तो फिर बाकी चीजों से फर्क नहीं पड़ता। लेकिन उसने मेरी इस बात का कोई जवाब नहीं दिया। एक औरत जो आपके लिए अपना घर, खानदान सब छोड़कर आती है, जबकि वो जानती है कि आपकी हैसियत भी उससे कम है। वो एक भिखारी था, कोई ऑफिसर नहीं था, कोई दुकानदार नहीं था, यहाँ तक कि कोई मजदूर भी नहीं था। अगर कोई मजदूर भी होता तो तब भी कोई बात थी, वरना कोई भिखारी के साथ शादी करता है क्या? कम से कम उसे बदले में मुझसे कोई अच्छी बात कहनी चाहिए थी, कुछ तो ऐसा कहता जो मुझे भी खुशी होती। उसने मेरे लिए कुछ नहीं किया। उसने तो ये तक नहीं कहा कि तुम एक अच्छी औरत हो जो सिर्फ मोहब्बत मांग रही हो, वरना औरतें तो अपने पति से न जाने क्या क्या मांगती है। औरत तो बस यही समझती है कि अब मेरी शादी हो चुकी है, तब तो अब यही मेरे सारे खर्चे उठाएगा। मुझे तो गुलाम मिल गया है जो मेरे काम भी करेगा, मुझ पर खर्चा भी करेगा और मेरी बात भी सुनेगा। लेकिन यहाँ पर तो मैं सब कुछ बर्दाश्त करने को तैयार थी, हर तरह से गुजारा करने को तैयार थी, लेकिन वो मेरी तारीफ तक नहीं करता था। हमारी शादी को 2 दिन हो गए थे, लेकिन हमारे बीच कोई संबंध नहीं था। मुझे पता था कि उसके साथ मुझे जिंदगी की कोई खुशी, कोई सहूलत नहीं मिलेगी। उस घर के अंदर कुछ भी नहीं था। ये कच्चा सा घर था। सोने के लिए चारपाई या खाना पकाने के लिए स्टील के बर्तन और पानी भरने के लिए दूसरों के घर जाना पड़ता था। कपड़े धोने के लिए सर्फ भी नहीं था। ऐसा साबुन था जो हाथों पर लगाती तो हाथों पर जख्म बन जाते थे और खाने पकाने में सिर्फ सब्जी या कोई किसी का बचा हुआ खाना घर पर आ जाता। पता नहीं वो साफ होता था या नहीं। शायद लोग अपना झूठा खाना हमें दे दिया करते थे जो कुत्तों के आगे डालने के काबिल नहीं होता था। फिर भी मैं उफ तक नहीं करती थी, कोई बात नहीं करती थी। लेकिन बदले में मुझे क्या मिल रहा था? मुझे लगा कि हमारी जिंदगी में ये सब कुछ नहीं होगा, लेकिन मोहब्बत तो होगी। हम एक दूसरे से प्यार भरी बातें तो करेंगे, साथ रहेंगे, कुछ अच्छे पल गुजार लेंगे, एक दूसरे को प्यार देंगे, वो प्यार जो पति पत्नी एक दूसरे को देते हैं। लेकिन हमारे बीच तो ये सब भी नहीं हो रहा था। मेरा पति मुझसे दूर रहता था। वो कहते हैं ऐसे मामलात में हमेशा पति ही पहल करता है, इसलिए मैं भी खामोश थी। मैं तो एक औरत थी। मैं अपनी जुबान से क्या कहती कि मुझे उसकी जरूरत है, कि मैं उसका साथ चाहती हूँ। मैं उसे ये सब कैसे कहती? मेरे लिए तो ये सब कुछ बहुत अजीब था। और फिर हम दोनों ने एक दूसरे से मोहब्बत की थी, एक दूसरे के लिए इतना बड़ा कदम उठाया था। क्या मुझे उसे बार बार ये याद दिलाने की जरूरत थी? ये सब तो उसके समझने की बातें थी और उसके करने के काम थे। वो मेरी तरफ एक कदम बढ़ाता तो मैं उसकी तरफ 10 कदम बढ़ाती।
अगर वो मेरी तरफ एक हाथ बढ़ाता तो मैं फौरन उसका हाथ थाम लेती, लेकिन वो ऐसा कुछ कर ही नहीं रहा था और मैं बहुत परेशान थी। आखिर ऐसा कब तक चलता। एक दिन एक आदमी हमारे घर आया तो मैंने दरवाजा नहीं खोला। उसने कहा कि आप कौन हैं? वो बाहर खड़ा होकर मुझसे बात कर रहा था। मैंने कहा कि मैं आकाश की पत्नी हूँ, तो वो हैरान रह गया। उसने कहा कि फिर तो आप मेरी भाभी हैं। चलो, आपने दरवाजा नहीं खोला तो अच्छी बात है, लेकिन मैं उसका बहुत करीबी दोस्त हूँ। मैं शाम को मिलने के लिए जरूर आऊंगा। मैंने आकाश को ये बात बताई तो उसने कहा कि वो मेरा दोस्त है, लेकिन तुमने अच्छा किया कि दरवाजा नहीं खोला, क्योंकि तुम अकेली रहती हो। वो फिर शाम को आया और मैं उन दोनों की बातें सुन रही थी। वो हैरान हो रहा था कि तुझे किसी ने अपनी कैसे बेटी दे दी। आकाश का कहना था कि भगा कर लाया हूँ। तो इस बात पर वो कहने लगा, ये तो तुमने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। वो दोनों नॉर्मल बातें कर रहे थे जैसी उन्हें करनी चाहिए थी। वो अपने दोस्त को यही कह रहा था कि तुमने ये सब अच्छा नहीं किया, और जाहिर है ये कोई अच्छी बात नहीं थी। लेकिन फिर उसके दोस्त ने ऐसी बात की कि मैं थोड़ी परेशान हो गई, क्योंकि मुझे ये बात समझ नहीं आई। उसने कहा कि तुम उसे क्या दे पाओगे यहाँ पर? न तुम्हारे पास अच्छा घर है, न दौलत है, और तुम उसे कुछ भी नहीं दे सकते हो। कुछ भी नहीं दे सकते, वो भी नहीं जो एक औरत का हक है। इस बात को सुनकर मैं थोड़ी सी हैरान हुई कि वो ऐसे क्यों कह रहा है। आकाश का कहना था कि मैं खुदगर्ज हो गया था। वो मेरे पीछे पीछे आ रही थी तो मैं क्या करता, लेकिन अभी मैंने खुद को बहुत अच्छे तरीके से संभाला हुआ है। मैं उसे ये बात समझा दूंगा और सब कुछ ठीक हो जाएगा। आकाश मुझे क्या समझाना चाहता था और मैं क्या समझ सकती थी, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। मेरा सब्र जवाब दे गया। अगर मुझे इस घर में कोई भी सुख मिलने वाला नहीं था तो कम से कम मुझे मोहब्बत तो मिलती, जो कि मेरा हक है और जो हर औरत का हक होता है, और ये हक कोई भी औरत नहीं छोड़ती। मैं भी छोड़ नहीं सकती थी। आखिरकार मैंने अपने पति से कह दिया कि वो मेरे साथ बाकी शादीशुदा लोगों की तरह क्यों नहीं रहता है। क्या मुझसे कोई गलती हो गई है? क्या मैं उसको अच्छी नहीं लगती? उसने कहा कि तुम खूबसूरत हो, ये तुम्हारी जगह भी नहीं है। मैंने कहा तो फिर तुम मेरी तारीफ क्यों नहीं करते, मेरे साथ अच्छे तरीके से क्यों नहीं रहते? उसने कहा कि तुम फिक्र मत करो। मैंने कहा कि इस तरह ये सब कुछ नहीं चलेगा। मुझे तुमसे कुछ नहीं चाहिए, लेकिन मुझे मेरा हक चाहिए। मुझे औलाद चाहिए। मैं माँ बनना चाहती हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं जल्दी से माँ बन जाऊं, क्योंकि जब बच्चा दुनिया में आता है तो अपने साथ नसीब अपना खुद लेकर आता है, और उसके नसीब से माँ बाप के नसीब भी अच्छे हो जाते हैं। जब मैं पैदा हुई थी तो मेरे बाबा भी अमीर हो गए थे। मैंने उनके साथ बिल्कुल अच्छा नहीं किया, लेकिन मुझे औलाद की खुशी चाहिए और वो मुझे तुमसे ही चाहिए। मैं तो हैरान हूँ कि मोहब्बत के नाम पर तुम मुझे यहाँ पर ले आए। हम दोनों ने भागकर एक दूसरे से शादी कर ली। किसी को ये पता चलेगा तो वो हैरान होंगे। कुछ आशिकी शायद हम पर गर्व करेंगे, लेकिन अपनी और मेरी जिंदगी के बारे में सोचो। ऐसे ही बस पूरा दिन गुजर जाता है, तुम मेरी तरफ देखते तक नहीं हो। रात को देर से आते हो और जाकर बाहर सो जाते हो। ये सब क्या है? क्या ये सब अजीब नहीं है? उसने कहा कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात मानूंगा। मैंने कहा कि नहीं, इस तरह नहीं होगा। तुम पहले भी मुझे लारे दे चुके हो। जो मैं कह रही हूँ उसे तुम्हें गंभीरता से सोचना होगा। मैंने तुम्हारे लिए इतना सब कुछ किया, तुम मेरे लिए वो भी नहीं कर सकते जो तुम्हारा फर्ज है। मेरा पति परेशान हो गया और उठकर कहीं चला गया। मुझे लगा कि वो फिर से इस सारी बहस से भाग रहा है, क्योंकि बात करने से ही ये परेशानी हल हो सकती है। लेकिन ये तो परेशानी दूर ही नहीं करना चाहता था। थोड़ी देर के बाद वो वापस आया और उसने मुझे एक अजीब सी चीज पकड़ा दी और कहा कि ये रात को तुम अपने बिस्तर पर रखना और इसके ऊपर उल्टी होकर सो जाना, फिर देखना सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैंने कहा कि ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैंने उसकी तरफ देखा तो मैं और हैरान रह गई, क्योंकि इस चीज से ये सब परेशानी हल होने का कोई संबंध ही नहीं निकलता था। मैंने कहा कि तुम ये क्या कर रहे हो? उसने कहा कि हम भिखारी लोग हैं, हमें पता है हमारे पास इस तरह की चीजें होती हैं। ऐसी चीजों को दुआ लगी होती है, इस चीज को भी दुआ लगी हुई है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। और जो मैं कह रहा हूँ तुम बस वही करो। जो तुम मुझे कह रही हो मैं वो भी मानने को तैयार हूँ। मैंने कहा कि ठीक है, मैं ये भी करके देख लेती हूँ, लेकिन अगर तुम मुझे फिर से कोई धोखा दे रहे हो या मुझे कोई झूठी उम्मीद दे रहे हो और अगर मुझे पता चल गया तो मुझे बहुत बुरा लगेगा। मैं तुम्हें छोड़कर चली जाऊंगी। मैं तुमसे मोहब्बत करती हूँ। क्या मैं तुमसे कुछ ज्यादा मांग रही थी? उसने पहली बार मेरे चेहरे को एक साइड से पकड़ा और कहा कि जो मैं कह रहा हूँ बस वो करो, सब कुछ ठीक हो जाएगा। मैं भी तुमसे मोहब्बत करता हूँ। मेरे दिल को झूठी तसल्ली हुई और मैंने कहा कि ठीक है। मैंने उसकी बात को मानना शुरू कर दिया। रात होती तो मैं उसको बिस्तर पर रखती और उसके ऊपर कपड़ा डाल देती ताकि कहीं वो मुझे लग ना जाए, और फिर सुकून से सो जाती थी। मुझे पता नहीं था कि मैं ये सब कुछ क्या कर रही थी,
लेकिन बस मैं अपने पति का एक आदेश मान रही थी। मैं तो एक अच्छी पत्नी बनना चाहती थी, मैं तो उसके लिए कुछ भी करने को तैयार थी। दिन इसी तरह गुजर रहे थे। रात को मुझे बहुत ही ज्यादा नींद आ जाती थी, पता नहीं ये सब क्या था, लेकिन इतनी सुकून की नींद तो मुझे इस घर में आज तक नहीं आई थी। कभी कभी मुझे ये सब बहुत अजीब लगता था, लेकिन मैं और क्या कर सकती थी। मेरी परेशानी तो वही की वही थी। मेरा पति मुझे अपने साथ रखने के भी काबिल नहीं समझ रहा था, पर ये उस तरह रख कर सोने वाली हरकत मुझसे रोज करवाता था और मैं भी उसकी बात मान लेती थी, क्योंकि इस तरह वो मुझे ये तो नहीं कह सकता था कि तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं तुम्हारी बात नहीं मानूंगा। इसलिए वो चुपचाप जो कह रहा था मैं वही कर रही थी। पर ये सब काफी अजीब था और मैं संतुष्ट नहीं थी। दिन इसी तरह गुजरने लगे। जब मेरी तबीयत अचानक से खराब रहने लगी, मुझे बहुत ज्यादा कमजोरी महसूस हो रही थी और पतली भी महसूस हो रही थी। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है। दिल में अजीबो गरीब तरह की बातें भी आ रही थी। मैं अचानक बेहोश हो गई तो मेरा पति एक औरत को पकड़ कर ले आया। उस औरत ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि मेरे कदमों तले से जमीन निकल गई। उसने कहा कि आपकी पत्नी तो मां बनने वाली है। मैं सुनकर तो हैरान रह गई। मुझे तो समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हो सकता है। क्या वाकई वो उस तरह रखने और उसके ऊपर सोने की वजह से मैं गर्भवती हो गई थी? मैं दोबारा उस औरत के पास गई। उसने कहा कि तुम प्रेग्नेंट हो, इसमें कोई शक नहीं है। मैंने फिर ऊपर वाले की तरफ से उसका आशीर्वाद समझकर उसको स्वीकार कर लिया। दिन इसी तरह गुजरने लगे और 9 महीने के बाद जब मेरे यहाँ बच्चा पैदा हुआ तो मैं बहुत ज्यादा खुश थी। लेकिन एक दिन मेरे पति का दोस्त हमारे घर पर आ गया और उसने कहा कि मैं अपनी औलाद को लेने के लिए आया हूँ। मैंने कहा कि तुम ये क्या कह रहे हो, कौन सा बच्चा? फिर मेरे पति और उसके दोस्त ने मुझे एक ऐसी बात बताई कि जिसको मैं बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। मेरे पति ने कहा कि तुम मुझसे मोहब्बत करती थी और मैं तुम्हारी मोहब्बत की इज्जत कर रहा था, मगर सच तो ये है कि एक भिखारी के पास न दौलत थी न और कोई तुम्हें देने के लिए कोई सहूलत थी। इसके अलावा भी मैं तुम्हारे लिए कुछ नहीं कर सकता था। मैं तुम्हें शादीशुदा जिंदगी और औलाद की खुशी नहीं दे सकता था। तुम्हें अंदाजा ही नहीं था कि तुमने कितना घाटे का सौदा किया था। फिर तुमने मुझसे औलाद मांगना शुरू कर दी। मुझे लगा कि तुम्हें औलाद मिल जाएगी तो कम से कम तुम मुझे छोड़ के तो नहीं जाओगी, इसलिए मैंने तुम्हें उस तरह वाली बात में उलझा दिया ताकि तुम उसे ही सही समझने लगो। रात को मैं तुम्हें बेहोश कर दिया करता था। मैं तुम्हारे साथ नहीं होता था, बल्कि मेरा दोस्त घर आ जाता था। लेकिन उसके साथ भी एक परेशानी थी कि उसकी शादी हो गई थी पर उनके यहाँ औलाद नहीं हुई थी। उसने मुझे कहा कि अगर मुझसे औलाद नहीं हुई तो मैंने कहा कि फिर मैं अपने आप को बदकिस्मत समझ लूंगा, लेकिन तुम्हारी औलाद होगी। 9 महीने तक भी ये मुझे कहता रहा कि मैं तुम्हें बता दूं, पर मैं तो बीच में फंस गया। वो बच्चा उसी का है। उसकी शादी हो गई थी, लेकिन उसने अपनी पत्नी को छोड़ दिया। फिर उसके यहाँ 8 साल तक औलाद नहीं हुई थी और अब तुम्हारी वजह से उसको औलाद मिल रही है। तुम ये बच्चा इसको दे दो, मुझे माफ कर दो। जब मेरे पति ने ये बात मुझसे की तो मैं हैरान रह गई। मैंने कहा कि एक तो तुमने मुझसे झूठ बोला, मुझे धोखा दिया, मेरी इज्जत नीलाम करवाई और इस बच्चे को मैंने 9 महीने अपने पेट में रखा, तकलीफ उठाई, और अब तुम मुझे कहते हो कि ये बच्चा मैं उसको दे दूं और तुम्हें माफ कर दूं। तुम आखिर हो किस तरह के इंसान और तुमने मुझे क्या समझा हुआ है? तुम कभी मेरी मोहब्बत के काबिल ही नहीं थे। मैं ही पागल थी जो तुम्हारी मोहब्बत में अंधी हो गई थी, पागल हो गई थी। लेकिन ये मेरी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती थी। मैं खामोश हो गई और उसको ये एहसास दिलाया कि मैं इस मामले पर सोच रही थी। लेकिन अगले दिन मैं अपना बच्चा लेकर वहां से भाग गई, क्योंकि वो मेरे साथ कुछ भी कर सकते थे। उसका दोस्त कहता था अपना बच्चा लेकर ही जाऊंगा। वो कहते हैं ना कि जो एक बार भागता है वो भागता ही रहता है। इसी तरह मेरे साथ हो रहा था। मैं कभी घर में नौकरानी का काम करती और वहीं रहती, तो कभी कहीं और चली जाती। मेरा बच्चा मेरे साथ था। मुझे ऊपर वाले ने बेटा दिया है। मेरी जिंदगी अब उसी के साथ गुजर रही है और शायद मेरे साथ यही होना चाहिए। मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी थी। अपने अंदर हिम्मत पैदा नहीं कर पा रही कि अपने माँ बाप के पास चली जाऊं, लेकिन मुझे उनकी बहुत ज्यादा याद आती है। दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। उम्मीद करते हैं कि आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आने वाली वीडियो आपको तुरंत मिले। मुझे दीजिए अगली वीडियो तक इजाजत। तब तक के लिए धन्यवाद।